सो हेलो इंडिया, हाउ आर यू ऑल। आज के इस सफर को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में मन की बात करना चाहूंगा और इस मन की बात के एपिसोड में मैं आपके द्वारा जो कमेंट्स किए जाते हैं उनके बारे में आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। दीपिका, कुमकुम, मनीषा, अनुज या फिर दीपक और भानु प्रताप, ये आप लोग जो मैसेज भेजते हो रियली ये मैसेजेस मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज जो डेरिवेशन अब मैं लेके आया हूं आपके लिए, खास आपके लिए, मेड इन इंडिया, वो है रिलेशन इन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है इसका कैपिटल V बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। मतलब मुझे ये फॉर्मूला लेके आना है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका बैटरी के द्वारा कंडक्टर पे जो पोटेंशियल लगाया जा रहा है उसके साथ रिलेशन हमने डेराइव किया है। तो अपने पास एक शानदार सा कंडक्टर है, ये है शानदार कंडक्टर, और हमने इसको एक बहुत ही प्यारी बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी का पोटेंशियल है कैपिटल V। ओके, कंडक्टर के अंदर होते हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ओके, अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है चलना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो जिस वेलोसिटी से वो चल रहे हैं उसका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है? एक बात तो समझ में आ रही है, जितना ज्यादा पोटेंशियल में लगाऊंगा निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज चलेंगे। मतलब सर इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होना चाहिए। यही सुनते प्रेरणा बोलती है सर ऐसे नहीं मानेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम प्रेरणा द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंडक्टर की लेंथ L है और ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं सर, होता है Vd स्मॉल e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E मतलब लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में m। तो स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m, ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा उसका फॉर्मूला होता है सिंस। फॉर्मूला सिंस नहीं होता, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं सर? कैपिटल V का लगा रहे हैं, अपॉन में लेंथ, दोनों एंड्स के बीच की लेंथ क्या है? L। तो फॉर्मूला होता है E is equal to V upon L। अब इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में बाय इज्जत पुट करो तो ये हो जाता है Vd is equal to स्मॉल e ओके टाउ अपॉन m। अब कैपिटल E की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल e टाउ अपॉन m मैंने यहां एज इट इज लिख दिया। कैपिटल E is equal to क्या लिखेंगे सर? V upon L। ओके, तो इसको सर्कल कर दो। स्मॉल e क्या है? जो फॉर्मूला हमें लेके आना था सबसे पहले तो फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट अ डॉक्टर बट इस फॉर्मूला का ऑपरेशन जरूर कर सकता हूं मैं, बाय द हेल्प ऑफ यू ऑल द डॉक्टर्स। आप सभी डॉक्टर्स की हेल्प से जो अभी बने नहीं या बन सकते हैं। ओके, तो स्मॉल e टाउ अपॉन ml, देखिए हर टर्म को गौर से देखते हैं। स्मॉल e क्या है सर? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कांस्टेंट होता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, अगर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है, कॉपर का वायर है तो उस कॉपर के वायर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे आप भी चेंज नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब जो वायर ले रखा है उसको आपको चेंज नहीं करना है। ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं।
तो आप बैटरी से लगाने वाले पोटेंशियल को जिस प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसके नीचे लाइन लिख देंगे आप, हेंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। यही हमारा टास्क था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में नेक्स्ट जो डेरिवेशन हमें करना है वो है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है J = सिग्मा E। ये हमें लाना है। J बोले तो करंट डेंसिटी, सिग्मा बोले तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोले तो कंडक्टिविटी मतलब वो जो कंडक्टर है इलेक्ट्रॉन्स को कितने अच्छे से चला रहा है। कैपिटल E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक शानदार सा कंडक्टर ले लेते हैं, एकदम सुंदर सा कंडक्टर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाते हैं कैपिटल V। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। इस कंडक्टर के अंदर बनेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ L ले लो, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर जी, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले लेते हैं कैपिटल E। और इसके अंदर कौन होंगे? इसके अंदर डॉन होंगे, डॉन नहीं होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चलते हैं? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। काहे को? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई। ओके, अब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सिंस करंट डेंसिटी आपने सुना होगा अपनी लाइफ में। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J = क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, तो I/A। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन में एरिया। इस वायर के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है अपॉन में ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होता है करंट डेंसिटी। करंट का फॉर्मूला, क्योंकि करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए, हालांकि इसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। I = होता है स्मॉल n। सर स्मॉल n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉल e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब इस मान को उठा के, ऐसे नहीं, उठा के यहां रखो, तो ये होगा J = I की जगह NeAVD अपॉन में एरिया A से A को बाइजत रिहा कर, तो करंट डेंसिटी आ जाता है NeVD। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दे 2। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हटाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, वो बहुत अच्छे से याद है, बार-बार यूज हो रहा है, हर बार यूज हो रहा है और अनेकों बार यूज हो रहा है। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd = स्मॉल e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब इस मान को यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं तो J = आ जाता है Ne, और ये सारी वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m। ओके, उसके बाद J = n और E आपस में मिल गए, हो जाता है Ne² और टाउ अपॉन में m, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कैपिटल E। तो J = आ जाता है Ne² टाउ अपॉन m इनटू कैपिटल E। ओके, ये जो होता है एक कांस्टेंट है। स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका भी स्क्वायर, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब एक कांस्टेंट है, तो मैं बता देता हूं हियर, कहां? हियर small n E² tau upon m is a constant।
कांस्टेंट। कौन है? कांस्टेंट है। विच इज नॉन एज, क्या कहलाता है? विच इज नॉन एज, जिसको प्यार से हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। विच इज नॉन एज कंडक्टिविटी ऑफ द वायर। जो वायर है उसकी कंडक्टिविटी कहलाता है। तो यहां से कंडक्टिविटी का सिंबल ले रहा हूं सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है n e स्क्वायर टाउ अपॉन n। तो ये सिग की माता जी का फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ अपॉन n। और सिग्मा को हम प्यार से क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब जो दिया गया कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से चल रहे हैं, ये कहलाता है कंडक्टिविटी। ओके, अब यहां पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, बता देते हैं कि भैया ये तो कंडक्टिविटी है, तो J इक्वल टू आ जाता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, J इज इक्वल टू सिग्मा E आ गया है, जहां पे सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। ओके, अब वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम बता देंगे सर जी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही डायरेक्शन किसकी होती है? करंट डेंसिटी की भी होती है। आपको ध्यान रखना होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू वेक्टर E। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपली वेक्टर लगा दिया है, अपोजिट डायरेक्शन होती तो यहां नेगेटिव साइन आ जाता, अभी नहीं आ रहा है। तो वेक्टर J इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इनटू वेक्टर E। लेकिन मैं यहां खुश नहीं हूं, अभी क्या है, मैं इसको एक और टर्म में, दूसरे टर्म में चेंज करना चाहता हूं। चलिए करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी जो होती है वो हमेशा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के बराबर होती है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का सिंबल ले रखा है मैंने रो। तू मत रो, फॉर्मूला बता रहा हूं, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। रो बोले तो रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितनी आसानी से चल रहा है कौन? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन। और रेजिस्टिविटी मतलब कितने दिए गए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को रोकने की कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब आसानी से ना चलने देना, वो कहलाता है रेजिस्टिविटी, मतलब रोकने की क्षमता। तो सिंपल सी बात है, रोकने की क्षमता अगर ज्यादा होगी तो चलने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां बता देंगे हियर क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता, कैपेबिलिटी, और कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के चलने की कैपेबिलिटी। ओके, यहां पे इस मान को पुट कर देते हैं, तो वेक्टर J इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा की जगह 1 अपॉन रो वेक्टर E। तो यहां से वेक्टर E इज इक्वल टू ला सकता हूं, रो इधर चला गया, रो इनटू वेक्टर J, रो J, रेहान रो J। अभी क्या है, देखो भाई यहां पढ़ाई लिखाई में भी रोजे की बात आ रही है, तो क्या है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो वेक्टर E इज इक्वल टू रो J। वेक्टर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, रो बोले तो रेजिस्टिविटी, रोकने की क्षमता, रोकने की कैपेबिलिटी, और J बोले तो करंट डेंसिटी। तो इसी डेरिवेशन को बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, आरबीएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक नाम से और जाना जाता है, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमें टॉपिक डेराइव करना है, फॉर्मूला डेराइव करना है, जो टॉपिक अभी हमें पढ़ना है वो है ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, जो आप जानते हैं, देखा हुआ है।
एक डायग्राम देख लेते हैं। कंडक्टर लिया है, बहुत ही सोना सा कंडक्टर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमने लगाया है V, और जिसकी वजह से इस कंडक्टर में I करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये चलना स्टार्ट कर देंगे। किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे ये? क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव होगी और सर जी ये प्लेट नेगेटिव होगी, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्टर की लेंथ L है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले रखा है कैपिटल A। तो ये इस दिए गए कंडक्टर के पैरामीटर्स हैं और अब हमें V IR का डेरिवेशन करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को लाने के लिए हमें एक फॉर्मूला कंसीडर करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला कौन सा होगा? लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो डेरिवेशन हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग अब लास्ट वाले फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं, क्योंकि J होता है सिग्मा E। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कैपिटल E क्या है? जो भी आपने अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। अब यहां पे क्योंकि मैं जानता हूं इन तीनों के फॉर्मूले पुट करूंगा। J सर करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, इक्वेशन 2। सिग्मा, सर सिग्मा जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है और कंडक्टिविटी सर रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो 1 रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों टर्मिनल्स के बीच में आप जो पोटेंशियल लगा रहे हैं V अपॉन में जो लेंथ है इन दोनों एंड्स के बीच की जो लेंथ है E सर होता है V अपॉन L। इन तीनों मान को यहां रख देते हैं। J की जगह I अपॉन में A, सिग्मा की जगह 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कैपिटल E की जगह V अपॉन L। अब इन सभी टर्म्स को अरेंज कर रहा हूं, तो V मुझे निकालना है तो रो L ऊपर चला जाएगा। ओके, करंट I पहले से था ही, रो L ऊपर चला गया, करंट I इधर था ही, और डिवाइड में कौन था? A। तो मैंने अरेंज करके V निकाल लिया। अब इसके अंदर ये जो टर्म आ रहा है रो L A, रो ले, तुझे नहीं रोना है, तू तो डेरिवेशन कर सकता है। मनीषा रोना बंद कर, डेरिवेशन दे। V रो L अपॉन A। तो अब हमें बताना होगा कि यहां पे ये जो टर्म दिख रहा है रो ले इज ए कांस्टेंट। ये जो टर्म है ये एक कांस्टेंट टर्म है। सर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि रेजिस्टिविटी ये वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेंथ को चेंज मैं करूंगा नहीं, एरिया भी अगर चेंज नहीं कर रहा हूं, अगर इन तीनों चीजों को चेंज नहीं कर रहा हूं तो कितना भी पोटेंशियल में चेंज करता जाऊंगा उसके हिसाब से ये चीजें चेंज नहीं करनी है, तो केवल करंट चेंज होगा। V चेंज करेंगे, I चेंज होगा, ये चीजें चेंज नहीं होंगी। दैट्स व्हाई इट इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जो कि क्या कहलाता है? विच इज नोन एज, जो कि प्यार से कहलाता है आजकल क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये वायर का रेजिस्टेंस हो गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो ले, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने डेराइव कर लिया, इसलिए इसको एक सेपरेट इक्वेशन नाम में दे रहा हूं। 5 ये हो गई, 6 हो गई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेराइव कर लिया, तो इसको भी चाहे तो आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन मेरा लक्ष्य टारगेट ये नहीं था, तो अपने टारगेट की तरफ वापस चलते हैं। हमें तो ये लाना था, तो अब बता देते हैं रो L अपॉन A की जगह कैपिटल R लिख देते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा I की जगह I है, R की जगह कौन है? रेजिस्टेंस है, और यही ओम्स लॉ होता है। लेकिन उससे पहले ये बता दो R क्या है? हियर कैपिटल R इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सो इट इज क्या है ये? ओम्स लॉ। कौन सी फॉर्म में? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसके अलावा कौन सी फॉर्म होती है सर? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। वो कौन सी होती है सर? ये वाली। कब पढ़ी? डेराइव कर चुके हैं। तो ये है ओम्स लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, बड़ी फॉर्म में। ये जो पढ़ा था पहले ये छोटी फॉर्म में था। ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि r कांस्टेंट है इसलिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, वही ओम्स लॉ। बहुत ही प्यारी बात करने जा रहे हैं और प्यारी सी बात का नाम है रेजिस्टिविटी। अब इसके बारे में जानेंगे, कौन है ये, गांव कौन सा है इसका, मोहल्ला कौन सा है इसका, कॉलोनी कौन सी है इसकी, सब कुछ अता पता। रेजिस्टिविटी ओके, क्योंकि हम जानते हैं सर कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ओके, तो यहां से रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आ जाता है आर ए बाय एल। अब डेफिनेशन देखते हैं रेजिस्टिविटी की, क्या डेफिनेशन बन सकती है। तो एक काम करते हैं, एरिया को 1 पुट कर देता हूं। इफ एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो भी यूनिट में लिया गया हो, और लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर जो भी लिया गया हो। अगर एरिया को 1 यूनिट लिया गया है, लेंथ को भी 1 यूनिट लिया गया है, एरिया लेंथ दोनों 1 यूनिट हो गए, तो सर रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर आ रही है? रेजिस्टेंस के। यहीं से मैं इसकी डेफिनेशन बना सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की मैंने आपको लिख दी है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, लेकिन कब? उस वायर के लिए जिसका which had area and length as 1 unit, which had area and length as 1 unit। ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी होगी। इसके बाद यूनिट, ऐसा यूनिट देखते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या हो जाएगी देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का RA/L, यही फॉर्मूला, अरे यही है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हिंदी में होती है ओम, इंग्लिश में भी होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। मीटर से स्क्वायर को बाई जब रिहा कर दो तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाती है ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर। और ये जो साइन है यूनिट्स के अंदर, ये माइनस का नहीं होता बल्कि यूनिट्स के अंदर इस साइन को मल्टीप्लाई कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है ओम इनटू मीटर। ये तो हो गई इसकी ऐसा यूनिट, अच्छे से याद कर लो, ओम इनटू मीटर। डायमेंशन बनाते हैं इसकी, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। डायमेंशन, डायमेंशन कैसे बनाएंगे इसकी? डायमेंशन बनाने के लिए या तो फॉर्मूला को कंसीडर कर लो, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस अपॉन एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी? इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की डायमेंशन इनटू एरिया की डायमेंशन इन अपॉन में लेंथ की डायमेंशन। रेजिस्टिविटी की डायमेंशन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन अपॉन में लेंथ की डायमेंशन। तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालता हूं पहले। कोई तरीका है क्या? सर V IR तरीका है तो सही, लेकिन उसके लिए पहले V की डायमेंशन पता होना चाहिए। V बोले तो पोटेंशियल। कोई तरीका है क्या? है ना सर, V W/Q। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज। इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं डायमेंशन बनाता हूं। ओके, वर्क की डायमेंशन आपको याद रखनी है mL/T-2 अपॉन में चार्ज की डायमेंशन AT। ये डायमेंशन दोनों आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी। वर्क की डायमेंशन हमेशा के लिए याद रख लो, नीट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है डायमेंशन, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। वर्क के लिए mL/T-2 और अपॉन में चार्ज की डायमेंशन AT, ऊपर लेके चलते हैं इसको m, ओके, L/T1 यहां है, T-2 यहां है, तो T-3 और A ऊपर जाके -1। तो ये पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई। अब इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाली जा सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगी
पोटेंशियल की डायमेंशन अपॉन में बाई जर करंट की डायमेंशन। पोटेंशियल की डायमेंशन कितनी है सर, वो निकाल चुके हैं mL2T-3A-1 अपॉन में करंट की डायमेंशन। करंट तो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी होने की वजह से इसकी यूनिट क्या हो जाती है एम्पियर, और डायमेंशन सिंबल होता है क्या, डायमेंशन सिंबल होता है कैपिटल A। तो करंट की डायमेंशन A और इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाती है mL2T-3A-2। इस वैल्यू को अब जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आई है यहां पुट कर दो, तो ये हो जाता है रेजिस्टेंस की डायमेंशन mL2T-3A-2 ओके इनटू एरिया की डायमेंशन। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के लिए डायमेंशन हो जाती है L2 अपॉन में लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L। सॉल्व कर लो, mL2 यहाँ L2 यहाँ L की पावर 4, L नीचे है तो L की पावर 3 बचा, T की पावर -3 यहाँ है और कहीं नहीं है, A की पावर -2 यहाँ पे बच रहा है। तो ये डायमेंशन आ जाती है रेजिस्टिविटी की। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज ये करके दिखाओ, पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको नोट्स के अंदर। ओके, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन लिखने के बाद मैं अब आपको जो फैक्ट बताने जा रहा हूं उसके बारे में, अंदर की बात, ये रेजिस्टिविटी के अंदर की बात है, और जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है, नोट डाल के लिख लेंगे इसको, कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। मान लो एक कॉपर का वायर है 1 मीटर लेंथ का, दूसरा कॉपर का वायर है 2 मीटर लेंथ का, लेकिन क्योंकि दोनों ही कॉपर के वायर हैं मतलब मटेरियल सेम है, इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, केवल किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी जो होती है उस वायर के केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, वायर की लेंथ पे और वायर के एरिया पे ये डिपेंड नहीं करती है। मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया है, तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता के दे रहा हूं। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर आप जानते हैं चांदी। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कितनी होती है, मतलब सिल्वर का 1 मीटर का वायर लो, 2 मीटर का वायर लो, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लो या ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, चाहे वायर की लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर होता है, ये वैल्यू याद रखनी है, 1.6 × 10⁻⁸। यूनिट क्या बताई थी, ओम इनटू मीटर। ओके, इसके अलावा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1.7 × 10⁻8 ओम इनटू मीटर। अच्छा, जैसे मैं ये कह रहा हूं इसकी रेजिस्टिविटी देखो आप बहुत कम है, रेजिस्टिविटी कम है मतलब ये रोकने की क्षमता कम है, रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की कैपेबिलिटी, रोकने की कैपेबिलिटी कम है। सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कैपेबिलिटी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स तेजी से खूब मजे से चलते हैं, और मजे से चलते हैं इसीलिए सिल्वर के अंदर करंट खूब बनता है, चार्ज का चलना करंट होता है। कॉपर के अंदर थोड़ा सा कम मजे लेके चलते हैं, थोड़ा सा स्लो चलते हैं, थोड़ा सा आराम से चलते हैं, तो करंट भी थोड़ा सा कम ही बनता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितनी होती है, ये होती है 2.7, ये बहुत ज्यादा होती है कॉपर के कंपेयर में। तो आप शॉपकीपर के पास जब जाते हैं, आप कहते हैं फैन की वाइंडिंग करनी है, तो फैन की वाइंडिंग करते टाइम आपको बोलता है मैं कॉपर का वायर डालूंगा, लेकिन वो डाल देता है एल्यूमिनियम का। क्या नुकसान है आपको, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से
रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा बनेगी, तो आपके द्वारा दी गई एनर्जी में से बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी में खर्च हो जाती है। तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे हीट एनर्जी कम खर्च हो, तो आप तो सिल्वर का तार चाहेंगे, लेकिन सिल्वर महंगा होता है, इसलिए वो कॉपर यूजुअली डाल के देता है। तो यहां तक आज हमने बात कर ली है, जिसमें 3-4 डेरिवेशन हमने डेराइव किए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।